नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है प्राइम डिबेट का। बता दें कि हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है, जबकि मतगणना 8 अक्टूबर को होगी। इस बीच हरियाणा विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सियासी घमासान तेज होता नजर आ रहा है और पार्टी के दिग्गजों के बीच जुबानी जंग भी तेज और तीखी होती जा रही है, जिसे लेकर अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हांसी विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा में एक बार फिर कांग्रेस को लेकर कुछ ऐसा कह दिया कि फिर से आग लगना तय है। उन्होंने कहा कि छोटे छोटे बच्चे राम लक्ष्मण की वेशभूषा में हैं, कोई भी रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण की वेशभूषा में नहीं है, क्योंकि बच्चों को भी पता है कि ये केवल कांग्रेस वाले ही हैं। कांग्रेस जो काम 65 वर्षों में नहीं कर पाई, बीजेपी ने 2 साल में राम मंदिर बनवा दिया। यही अंतर है राम की संस्कृति और रोम की संस्कृति में। कांग्रेस के लोग कहते थे कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का होगा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कहा देश के संसाधनों पर पहला अधिकार गरीबों, वंचितों, दलितों और पिछड़ों का होगा। तो वही विपक्ष भी जमकर अब हमलावर है और हर आरोप का प्रत्यारोप कर रहा है, जिसमें कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बीजेपी को ब्राह्मणों का विरोधी बता दिया और कहा कि हरियाणा में तो ब्राह्मण समाज पर अत्याचार हुए ही हैं। सुरजेवाला ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर भी निशाना साधते हुए कहा कि सिर्फ भगवा धारण करने से कोई भगवा पहनने के लायक नहीं हो जाता। भगवा बीजेपी का नहीं बल्कि पवित्रता का निशान है। इसलिए महात्मा गांधी और पंडित जवाहर नेहरू ने जब पहली बार हिंदुस्तान में कांग्रेस का झंडा फहराया था तो उसका ऊपर वाला रंग भगवा था, क्योंकि ये कुर्बानी और न्याय का प्रतीक है। यह धर्मांता और टकराव का प्रतीक भी नहीं हो सकता। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल का कहना है कि आम आदमी पार्टी के समर्थन के बिना इस बार हरियाणा में किसी भी पार्टी या गठबंधन की सरकार नहीं बनेगी। तो चलिए आपको सुनाते हैं उससे पहले कुछ ऐसे ही जुबानी बयानबाजी। एक तरफ अयोध्या धाम में प्रभु राम का विराजमान होना, दूसरा रोम की संस्कृति में पले बढ़े वे लोग, वे बदनसीब जो दुर्भाग्य से अपने को एक्सीडेंटल हिंदू कहते हैं, वे कैसे इसको बर्दाश्त कर पाएंगे। वे कहते हैं कि अयोध्या में जब रामलला का मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तो वहां पे नाच गाना चल रहा था। अरे जिंदगी भर तो यही तुम्हारा खानदान करता रहा। सच्ची ये है कि आज की भाजपा के बारे में 2 लाइन सही हैं। कोई ऐसा सगा नहीं जिसे बीजेपी ने ठगा दिया। क्या हुआ पूरे उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण नेतृत्व को? कहां गया बीजेपी का पूरा उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण नेतृत्व? एक एक व्यक्ति से जाकर पूछ लीजिए, कानपुर पूछिए, बनारस पूछिए, लखनऊ पूछिए, मेरठ पूछिए, एक एक व्यक्ति को चुन चुनकर आदित्यनाथ ने मारा। एक एक व्यक्ति को चुन चुनकर चिन्हित करके पंडित जी बीजेपी के लोगों ने नकारा है। एक एक व्यक्ति को चुनकर उनके नेतृत्व को समाप्त किया है, क्योंकि सब जानते हैं कि नेतृत्व इस देश का सबसे बड़े प्रांत से आता है और वो उत्तर प्रदेश है। इसलिए अगर आदित्यनाथ को जिंदा रखना है तो ब्राह्मण समाज को मारना पड़ेगा। को चुनौतियों का सामना किया है। ये विधायक थे अभी हमारे वर्तमान में, बीच में इनके साथ जो हुआ साजिश को पद से प्रभावित किया, विधायक पद से इनको हटाया गया, विधायक पद से, लेकिन इन्होंने लड़ाई लड़ी, लोगों ने इनका पूरा साथ दिया। जिस तत्परता से जैसे राहुल गांधी जी के साथ किया था, राहुल गांधी जी का घर छीना, सब कुछ किया। हमने देखा भाजपा कैसे काम करती है, कांग्रेस के लोगों के खिलाफ इन्होंने कैसे किया, प्रदीप जी के साथ किया, लेकिन इन्होंने लड़ाई लड़ी और हिम्मत नहीं हारी। जेल से निकल के आ रहा हूं, 5 महीने जेल में रहा। एक तरह से तपस्या थी।
जेल में इन्होंने बहुत परेशान किया, बहुत तरह की यातनाएं दी, मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे। एक बार तो इन्होंने मेरी दवाइयां बंद कर दी। मैं शुगर का मरीज हूं, मेरे को दिन में 4 बार इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं। इन्होंने 15 दिन मेरे इंजेक्शन बंद कर दिए। ये पता नहीं क्या करना चाहते थे, लेकिन आपका आशीर्वाद है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है मेरे ऊपर, भगवान जी का आशीर्वाद है, हनुमान बाबा हनुमान का आशीर्वाद है, शिव जी का आशीर्वाद है मेरे ऊपर। ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। ये चाहते थे केजरीवाल के हौसले तोड़ना, हिम्मत तोड़ना, लेकिन इनको ये नहीं पता मैं हरियाणा का हूं। बाबा साहब ने हमें बहुत अच्छे से सिखाया है, वोट देने का अधिकार हम सबको बराबर का मिला है। तो अब इनकी गुलामी तो नहीं करनी। मान लिया आप सबने गुलामी तो नहीं करेंगे भाजपा और कांग्रेस की, अब वोट तो नहीं देंगे। अभी आपको मालूम है कुछ दिन पहले माननीय आदित्यनाथ जी यूपी के मुख्यमंत्री जी आए थे। उन्होंने लाइनों में फ्लो में बोल दिया कि हाथी का पेट बहुत बड़ा है। वो करप्शन के बारे में बोल रहे थे, परंतु मैं उनकी बात का आज पूरा जवाब देता हूं। उन्होंने बोला हाथी का पेट बहुत बड़ा है, भरेगा नहीं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, आप लोग जरूर कहिएगा समाज गांव में जाके, गली गली में, कि हाथी का पेट बहुत बड़ा है, नहीं भरेगा। जब तक इस कमल के फूल को गांव से, गली गली, मोहल्ले देश के हर एक कोने से उखाड़ के खा ना ले, खत्म ना कर दे जड़ से, तब तक इस हाथी का पेट नहीं भरेगा। तो ये कुछ बयान सुनाए हमने आपको, जहां एक तरफ पक्ष सरकार का मोर्चा संभाले सीएम योगी आदित्यनाथ खड़े हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पूरा विपक्ष एकजुट होकर सरकार को घेरने के लिए खड़ा है। इसे पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता रत्नेश मिश्रा, सपा प्रवक्ता यश भारती, कांग्रेस प्रवक्ता आदित्य त्रिपाठी और आप प्रवक्ता प्रखर श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। सबसे पहले हम भाजपा प्रवक्ता से जानना चाहेंगे, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा रत्नेश जी कि रोम की संस्कृति अलग है और राम की संस्कृति अलग है, क्या कहना है इसके बारे में? देखिए अर्चना जी, आपको और सभी साथी प्रवक्ताओं को और देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस परिप्रेक्ष्य में कहा, देखिए अभी राहुल गांधी जी ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को नाच गाना बताया, तो ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि सनातन संस्कृति में जब जन्म होता है तो लोग उत्सव मनाते हैं, और हमारे यहाँ उत्सव मनाने की क्या कहते हैं संस्कृति रही है, तो हम उत्सव मना रहे थे। अब वो जिस धर्म को मानते हैं, जिस व्यवस्था को मानते हैं, उसमें शोक मनाया जाता है, सूली पे चढ़ा दिए जाते हैं तो शोक मनाया जाता है, तो उनके यहाँ ये व्यवस्था होगी। तो रोम से उनका जो कल्चर आया, बाकी उनका जो पालन पोषण हुआ वो किसके साथ हुआ, किस प्रकार के, एक मिनट और किस प्रथा में हुआ, कैसे हुआ, ये स्थितियां उत्पन्न है। मैं उस पर कोई विशेष टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ बता देता हूं कि मेरा परिवार राम मंदिर आंदोलन से जुड़ा रहा। मेरे बड़े पिताजी शहीद हुए राम मंदिर में जब समाजवादी पार्टी की सरकार ने गोली चलवाई, ठीक है, और मैंने राहुल गांधी जी को 4 दिन का टाइम दिया, अगर वो माफ़ी नहीं मांगते हैं तो मैं इनके खिलाफ FIR दर्ज कराऊंगा। ठीक है रत्नेश जी, इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वहाँ बच्चे कई वेशभूषा में आए थे, लेकिन रावण और कुंभकर्ण की, मेघनाथ की वेशभूषा में नहीं आए थे, क्योंकि उन्हें पता है कि वो कांग्रेस वाले हैं। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए अब रावण और मेघनाथ की तुलना माननीय मुख्यमंत्री जी ने सही तरीके से, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं तो जो जमीन घोटाले वाली सरकार, जो दामाद वाली सरकार थी हरियाणा में, मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मेसर्स इमार इंडिया लिमिटेड, MGF डेवलपमेंट लिमिटेड के खिलाफ तत्कालीन निदेशक, जो DTCP के तत्कालीन निदेशक थे त्रिलोक चंद गुप्ता के साथ मिलकर इन्होंने करोड़ों का जमीन घोटाला किया, जिस मामले में ED ने इन दोनों कंपनियों और हुड्डा की 834 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया है। मानेसर लैंड डील स्कैम, गुरुग्राम में 1500 करोड़ की भूमि घोटाले में हुड्डा जी आरोपी हैं। 2008 में गुरुग्राम के सिकोपुर में ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज के साथ मिलकर वाड्रा जी ने जमीन घोटाला किया, जिसमें वाड्रा के ऊपर IPC के सेक्शन 423 और 420 के तहत मुकदमा दर्ज है। अब आ जाते हैं बीकालैंड लैंड केस,
275 बीघा जमीन घोटाले के मामले में वाड्रा जी आरोपी हैं। तो ये जो जमीन घोटालों की सरकार थी उसको प्रदेश की जनता ने देखा है, हरियाणा की जनता ने देखा है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ, इन सब मामलों में चार्जशीट लग चुकी है और वाड्रा जी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी इस मामले में आरोपी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। अब जब आ जाते हैं, जब ये लोग हमारी पार्टी पे सवाल उठाते हैं, ठीक, तो जब आप पढ़िए, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने वो मुख्यमंत्री दिया मनोहर लाल खट्टर, जिसने अपने पैतृक आवास को भी सरकार को डोनेट कर दिया ताकि वहां पर लाइब्रेरी बनाई जा सके और वहां पर छात्रों को पढ़ने का और हरियाणा के युवाओं को पढ़कर आगे निकलने का मौका मिले। एक ऐसा उदाहरण कोई भी पार्टी जो विपक्ष में, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, इनके पास नहीं है। तो हम तो जनता के हित के लिए काम करने वाले लोग हैं। हमारे लिए तो राष्ट्र प्रथम है और हम देश की जनता प्रथम है। बाकी सबके लिए कौन प्रथम है? किसी के लिए दामाद प्रथम है, तो किसी के लिए बेटा प्रथम है, तो किसी के लिए बहू प्रथम है, सबको पता है। तो किसी के लिए वो स्वयं प्रथम ठीक है रत्नेश जी, हम आदित्य जी से जानना चाहेंगे, कांग्रेस प्रवक्ता थे। आदित्य जी, क्या कहना है आपका इसके बारे में? क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पे कांग्रेस को कुंभकर्ण, रावण और मेघनाथ की तुलना में कहा है, क्या कहना है इसके बारे में? आदित्य जी, आवाज आ रही है? आवाज आ रही? जी जी, बताइए क्या कहना है। जहां एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस को कहा है कि वो रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण है और ये बच्चे भी जानते हैं, क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, हरियाणा में चुनाव चल रहे हैं जी, और भी प्रदेशों में चुनाव चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है इस समय हरियाणा में। शायद योगी आदित्यनाथ जी आते और बताते कि हमने उत्तर प्रदेश में ये विकास कर दिया, वो विकास कर दिया, हरियाणा में 10 साल की सरकार ने ये विकास कर दिया, वो विकास कर दिया, तो ज्यादा जनता को सुनने में भी अच्छा लगता और वहां के लोगों को भी अच्छा लगता। पर योगी आदित्यनाथ जी भाजपा का लास्ट ऑप्शन है। जब वो देखते हैं कि चुनाव हाथ से निकल गया, अब हम जीत की कगार से बहुत कोसों दूर हैं, तो पूरे चुनाव को सांप्रदायिक रंग देने के लिए योगी आदित्यनाथ जी उनका चेहरा है, उनको उतारा जाता है। ठीक है। आज वो रावण और राम की कहानी बता रहे हैं। शायद अगर वो रामायण कायदे से पढ़ते तो देखे होते कि जब रावण को मार लेते हैं राम जी, तो उनके चरण स्पर्श करते हैं, वो भी हाथ जोड़ के खड़े होते हैं रावण के समक्ष। तो ये इस तरह से किसी कहानी के आधार पर आप युवाओं का भविष्य नहीं बना सकते हरियाणा का। जी। आज हरियाणा के किसान, नौजवान, महिलाएं, बुजुर्ग, पहलवान जानना चाहते हैं कि आपने हरियाणा के लिए 10 साल की डबल इंजन की सरकार, सिंगल इंजन नहीं कि हरियाणा में आप हो, केंद्र में आप नहीं हो, आपको डबल इंजन की 10 साल की पूरी सरकार मिली। आपने कितने उद्योग धंधे लगाए जिससे वहां के किसानों को, नौजवानों को, युवाओं को फायदा मिले। आपने महंगाई रोकने के लिए क्या किया, आपने किसानों के लिए क्या किया, आपने महिलाओं के लिए क्या किया जी। काश ये लोग इस पर विचार करते तो शायद इस तरह की तीखा टिप्पणी करने उत्तर प्रदेश से हरियाणा नहीं चले जाते। ठीक है, हम आज उत्तर प्रदेश का क्या माहौल है? अर्चना जी, 1 मिनट लूंगा। आज उत्तर प्रदेश का क्या माहौल है? आपके पास भी क्राइम में उत्तर प्रदेश टॉप पर है जी। आज क्राइम में उत्तर प्रदेश टॉप पे, और वहां जाके मुख्यमंत्री जी बता रहे हैं रावण और राम की कहानी। राम राज्य स्थापित करने की बात यूपी में करते हैं, पर आज रावण राज्य लगा रखा है, अराजकता का दौर चला जा रहा है। ठीक है यश भारती जी, हम जानना चाहेंगे कि आजकल जो हरियाणा के चुनाव है उसकी वजह से कहीं ना कहीं सबके बीच एक जुबानी जंग भी छिड़ गई है, क्या कहना है इसके बारे में? क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ रोज नए नए बयान देते हैं, तो अखिलेश यादव भी उस पर प्रत्यारोप करते ही हैं, क्या कहना है इसके बारे में आपका? देखिए, किसी तरीके कोई जुबानी जंग नहीं है, ये जंग का काम करने का काम भारतीय जनता पार्टी का है जी। भाई, आप सत्ता में है, सरकार में है, आपको जनता को देना है, डिलीवर करना है। विपक्ष सवाल कर रहा है, जनता सवाल कर रही है, पत्रकार सवाल कर रहे हैं, उनके जवाब आपको काम करके देने हैं। आपको ये मुंह की जमा खर्ची जो आप पैदा कर रहे हो, इसका हिसाब नहीं देना है। आपको धरातल पे कोई काम करके दिखाना है, रोजगार को लेकर, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर के, बेहतर सुरक्षित माहौल को लेकर के,
ये इवेंट कर करके नहीं आप चीजों को दिखा सकते हैं। जी योगी आदित्यनाथ जी हरियाणा चुनाव में जा रहे हैं और बच्चों को देख के कह रहे हैं कि कोई रावण बन के नहीं आया, कोई विभीषण बन के नहीं आया, कोई और कुछ बन के नहीं आया, क्योंकि वो बाकी सारे रूप लेकर के तो योगी आदित्यनाथ जी हरियाणा में प्रचार कर रहे हैं ना। जी समझ रहे हैं जिस तरीके से रावण आया था वेश बदल के, भगवा पहन करके, साधु का वेश बन के, जनता सीता जी को ठगा था, सीता जी को लेकर के गए, धोखा दिया, वो धोखेबाजी का काम तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं ना, जो वेशभूषा बदल के काम करते हैं, चाहे वो राजनेता का रूप पहन ले, चाहे वो साधु संत का चोला पहन ले, वो हर रूप में केवल जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी नेता जो यहाँ बैठे हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में इतने प्रवक्ताओं की कमी है कि वो अपने प्रवक्ता भी नहीं भेज पाते, बनावटी प्रवक्ता बना करके भेजना पड़ता है, नेता बना के भेजना पड़ता है। खैर वो उनका अंदरूनी मामला है। उन्होंने जो एक बात कही, खट्टर साहब की विशेषताएं बताई, तो मैं उनकी विशेषताओं का स्वागत करता हूं कि खट्टर साहब में इतनी विशेषताएं थी तो क्यों बदल करके वो खट्टर साहब को खट्टर बना दिया, खटारा बना दिया, रिप्लेस किया गया। उनको रिप्लेस करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसका बेहतर जवाब वो दे दे। सही से सुना तो करिए यश भारतीय जी, मैंने खट्टर जी मेरे का नाम समय ही पे नहीं मुझे लिया, बोलने दीजिए, मैंने हुड्डा जी का नाम मेरे लिया। समय पे मुझे बोलने अरे अर्चना जी दीजिए, इनको बताइए, मैंने मेरे हुड्डा जी समय का पे नाम मुझे लिया। बोलने दीजिए, भाई ठीक से सुना करो, बदतमीजी नहीं कीजिए। मैं मेरे समय पे मानता मुझे हूँ कि बोलने दीजिए, आपके सत्ता से बाहर होने से आपके देखने की मेरे क्षमता समय बढ़ पे गई, मुझे बोलने लेकिन दीजिए, सुनने की भी क्षमता बढ़ अनुशासन गई। सीखिए, अरे मैंने अनुशासन खट्टर जी का का ढोंग नाम ही मत नहीं लिया तो कीजिए। आपने उनको क्यों कोट किया भाई? अनुशासन सीखिए, अनुशासन का ढोंग मत कीजिए। ढोंग वाली नहीं, मैं पार्टी तो वही ढोंग कह रहा कर हूँ सकती है, जिसका जैसा मैंने आप नाम कर ही रहे हैं। नहीं लिया। अभी नाम लूंगा तो आपको मिर्ची लगेगी, अभी नाम लूंगा मैं कई लोगों के नाम लूंगा, उसके बाद आप बीच में तब आपका डिसिप्लिन देखूंगा मैंने तो खट्टर जी का नाम भी नहीं लिया, मैंने तो हुड्डा जी का नाम लिया। आपको हुड्डा खद्दर सुनाई देता है, बताइए। अरे सुनिए, ये विडंबना देखिए, ये विडंबना देखिए कि समाजवादी पार्टी के लोगों में भारतीय भाजपा के नेताओं के कार्यों का इतना डर है कि उनको हुड्डा खट्टर सुनाई देने लगा। उनको हुड्डा खट्टर सुनाई देता है भारतीय जी को। जी आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। नहीं, मेरा समय अगर आप इस तरीके से बीच में किसी को बोलने देंगे, रतेश जी और वो पहले भी यश जी को बेवजह, अपनी पूरी बात वो कर भी लीजिए। बेवजह, जी जब अपनी बात रखनी है तो ना बात रख पाए ना कुछ कर पाए, केवल आरोप ठीक है। प्रत्यारोप और अपने घर का बखान, अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का बखान करने लगे कि मेरे दादा ये थे, मेरे पिताजी ये थे, मैं ये हूँ। भैया आपसे ठीक है, यश जी आप अपनी बात नहीं, पूरी मेरे दादाजी रतेश जी, कार सेवक थे, मुझे बड़ा गर्व है। मेरे बड़े पिताजी राम मंदिर के लिए शहीद हुए, हमारे लिए गर्व का विषय है। रतेश जी ये समाजवादी पार्टी के लोगों के लिए होगा विवाद का विषय। मेरे लिए, मेरे परिवार ने राम मंदिर के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, मेरे लिए गर्व का विषय है। ये आपके लिए नहीं होगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे लिए गर्व का विषय है रतेश जी, और मैं आपके बिल्कुल इस पे समय गर्व पे करूंगा किसी ने नहीं बोला और डंडे था, की यश चोट जी पे को अपनी बताऊंगा। बात करने अरे भाई दीजिए। इनकी ये कैसे टिप्पणी कर दे रहे हैं ठीक मेरे है, परिवार यश के जी को अपनी बलिदान बात पे? पूरी कर लेने ये दीजिए, राम आपको राम मौका भक्तों आएगा। पर गोली चलवाने वाले लोग ये हमारे बड़े पिताजी के बलिदान को अपमानित करेंगे और मैं इनको सुनूंगा? ऐसा नहीं होने वाला। रतेश जी, यश जी को अपनी बात पूरी आप कर अपने लीजिए। मुद्दे पे आप- बात करिए। मेरे परिवार में कार सेवक थे, मुझे इस बात का गर्व है। ठीक है। आपके परिवार में राम के लिए कोई जान देने वाला नहीं पैदा हुआ, ये आपका दुर्भाग्य है। मेरा सौभाग्य है, मेरे परिवार ने राम के लिए बलिदान दिया। रतेश जी, यश जी को बोलने मैं इसको दीजिए। खुले मन आपके से कहूंगा, समय मुझे पे- कोई डर नहीं है। रतेश जी, आपके समय पे किसी ने नहीं बोला था। अरे तो- मैडम, इस प्रकार की टिप्पणी करेंगे तो ठीक जवाब है, तो देना यश पड़ेगा जी, ना। आप अपनी आप अपने बात मुद्दे पूरी की कर बात लीजिए। करिए। आप बताइए आपकी पार्टी वहाँ किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रही है? यश जी, आप अपनी आपकी बात पार्टी के पूरी क्या कर लीजिए। इश्यूज है वहाँ पे? आपकी पार्टी को कांग्रेस कितना वेटेज दे रही है? ठीक है, जी आदित्य जी बताइए यश जी। ये आपने सारा टाइम भारतीय जनता पार्टी को दे दिया। पहली बात तो देखिए, आप अधिकृत रूप से प्रवक्ताओं को बुलाया कीजिए, ये चलते फिरते किसी को भी मत बुला लिया कीजिए, है ना। मैं यश जी, तुम्हारे मुद्दे पे तुम्हारे बात गठबंधन करिए। फिर यश जी, व्यक्तिगत मुद्दे पे टिप्पणी, बात करिए। फिर व्यक्तिगत टिप्पणी। यश जी, मुद्दे पे बात करिए। नहीं, मुद्दे पे क्या बात कर रहे यश हैं? भारतीय आपकी उम्र कितनी है? रतेश जी, यश भारतीय मैं यहाँ योग्यता से बैठा हूँ। यश भारतीय नहीं जवाब दूंगा। यश भारतीय मैं किसी पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा नहीं हूँ, मैं किसी पूर्व मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का बेटा नहीं हूं, मैं किसी पूर्व प्रधानमंत्री का नाती नहीं हूं, मैं किसी पूर्व प्रधानमंत्री का पनाती नहीं हूं। अपनी योग्यता से यहां बैठा हूं और समाजवादी पार्टी के लोगों को यही दिक्कत है कि एक ब्राह्मण समाज का बेटा अपनी योग्यता से कैसे यहां तक पहुंचा है, इस बात की इनको दिक्कत है। इनका दिखता है कि ब्राह्मणों से इनको कितनी नफरत है। इनको जब वोट चाहिए होता है तो ब्राह्मणों का नाम लेते हैं
और मैं अधिकृत हूँ या नहीं हूँ, राकेश जी। यश भारती, आप अपने टीम से राकेश कहिएगा, जी। मेरे बारे में रिसर्च कर ले। यश भारती जी को अपनी व्यक्तिगत बात टिप्पणी नहीं, राकेश जी, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। अर्चना जी बोले व्यक्तिगत ठीक है। टिप्पणी ना करें, मैं अपनी है। योग्यता से यहाँ राकेश बैठा जी, हूँ, आपके किसी समय के बाप पे- दादा का कोई अब रहमो करम नहीं है मेरे ऊपर। रतेश जी, पहले तो हम ये चाहेंगे कि भाषा की मर्यादा बना के रखें, और आपके समय पे किसी ने नहीं बोला था। मैडम झूठ, मैडम ठीक है। एक चीज बताइए, मेरे परिवार का ठीक है। अपमान करेंगे, मैं सहूंगा? रतेश जी, उनको अपनी बात रखने अरे दीजिए। मैंने तो आपको कहा, आप जवाब अपने मुद्दे बताइए। आपको अपने जवाब देने का मौका मिलेगा, ठीक नहीं तो है? बोल दीजिए व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें। ठीक है, आपको अपनी बात रखने का मौका मैं 2 मिलेगा। राष्ट्रीय पार्टियों का पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता रह चुका हूँ यश भारती, अभी ठीक है। आप क्षेत्रीय दल में हैं, समझा करिए। अब ये जब आप राजनीति का राह नहीं जानते थे तो मैं नेशनल पार्टी का राकेश जी, स्पोक्स पर्सन हुआ करता इस था। टिप्पणी को यही थोड़ा सा रहने देते हैं, होमवर्क यश कर जी। लीजिए, कौन सी पार्टी के? थोड़ा सा होमवर्क कर कौन सी लीजिए। पार्टी? ठीक है रतेश जी, अरे जिस पार्टी में आप हैं, जिस पार्टी का आपके साथ गठबंधन है, जिस पार्टी के साथ आप औरों के साथ गठबंधन में है, थोड़ा सा होमवर्क कर लीजिए मेरे बारे रतेश जी, में, उसके बाद व्यक्तिगत मुद्दा टिप्पणी क्या है? करिएगा। रतेश जी, क्या नहीं, व्यक्तिगत मुद्दा- टिप्पणी करेंगे तो ठीक है, जवाब देना पड़ेगा ना, आप रतेश जी, बोलिए। अब ये टिप्पणी यही खत्म करिए, और आपके समय पे किसी ने नहीं बोला था, इसलिए आप भी अब किसी के टाइम पे नहीं मैडम, कह दीजिए बोलेंगे। व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें, मुद्दों पर बात करें, मैं जवाब दूंगा। ठीक, वो यश जी अपनी बात रख रहे थे, आपने बोलना शुरू कर दिया। यश जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। देखिए, मैं क्यों ना बोलूं, जी। जब ये अपने दादा का नाम ले रहे हैं, अपने पिताजी का नाम ले रहे हैं, मैं उनको अपमानित कर रहे हैं। ठीक है यश जी, मुद्दे की बात करिए। की जाति जानता हूँ, ये कह रहे हैं मैंने ब्राह्मणों का अपमान कर लिया, तो ये तो अपनी जाति, अपने पिताजी के पिताजी की आड़ लेकर के छुप रहे हैं, और ये कह रहे हैं मैं राष्ट्रीय पार्टी का ठीक प्रवक्ता है, रहा हूं, तो कोई भैया किसी पे वर्तमान में यश क्या जी, हो? कोई किसी आए तो पे वर्तमान व्यक्तिगत में हो ना, टिप्पणी नहीं तो वही करेगा। काम कर रहे मैंने हैं, मैंने मैंने रतेश जी, समाजवादी पार्टी को ठीक है, वोट करके नहीं बोला। रत्नेश जी, इनके उन्हें पास- बोल- इनके पास मुद्दों पर बात करने के लिए कुछ है ही नहीं। ठीक है, मैं शांत हो जाता हूँ। देखिए, मेरे ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी के अलावा कोई रतेश मुद्दे जी, पे बात कर ही नहीं यश सकते। जी को अपनी बात रखने दीजिए, और यश जी, किसी की इस डिबेट में कोई भी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होगी किसी की। हम कांग्रेस प्रवक्ता से जानना चाहेंगे। जी आदित्य जी, बताइए। मेरी बात पूरी हो गई, आपने मुझे समय ठीक के है। लिए बुलाया, नहीं, यस, यस, मुझे यस। यश समय जी, दीजिए, यश समय जी, दीजिए आप जी। अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, लेकिन कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करिएगा। और रत्नेश जी, आप किसी के भी बीच में नहीं बोलेंगे, सबका अपना मुझे अपना। आप ये बता जी दीजिए, बताइए। इन्होंने अपने घर वालों का उदाहरण बताया, हमारे ऊपर आरोप लगाया अपने ठीक घर है। वालों का नाम लेकर के, जी। तो अब उसका अगर मैं जवाब नहीं दूं तो क्या दूं? या तो इनको बोलने से पहले सोचना चाहिए कि उस चीज का जवाब मिलेगा, और आपको भी इनको रोकना चाहिए था। ठीक है रत्नेश जी, आप ये उस- बीच में नहीं अभी बोलेंगे। इन्होंने तो उस बात के बाद दोबारा बोला कि मुझे ठीक है। गर्व है, तो ठीक है। भैया आपको जिस चीज पर गर्व है उसका जवाब सुनो ना, फिर डरते क्यों उसके बाद जवाब सुन लेते? यश जी, मुद्दे की बात करिए। इनसे हरियाणा चुनाव पे बात करिए ना। यश जी, मुद्दे की बात करिए। प्रवक्ता रहा हूँ, जब आप राजनीति नहीं करते थे तब मैं राजनीति कर रहा था, तो भैया कौन सी पार्टी में थे, अभी कौन सी ठीक है पार्टी में यश थे? जी, वोट कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेगा, मुद्दे की बात करिए। मुद्दे की बात हो रही है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने। आपसे भी मैं यही कह रहा हूँ, ऐसे चलते फिरते लोगों को मत बैठाया कीजिए, ठीक जो है। आज कहीं है, कल फिर कहीं व्यक्तिगत है, टिप्पणी। इनका ना कोई फिर ठिकाना व्यक्तिगत है, टिप्पणी। ना यश कोई जी। छोड़ फिर है, व्यक्तिगत कोई टिप्पणी। छोड़ है इनकी, ये जहाँ मर्जी वहाँ चले जाएंगे, और यश जी, यश ये भारती बताइए। है। के खुद व्यक्तिगत बातों की शुरुआत करेंगे, और जब जवाब मिलेगा तो फिर क्यों तड़पते हैं, क्यों परेशान होते हैं? विषय तो ये नहीं था ना जिस यश विषय पे ये जी, बातें कर रहे थे। हरियाणा चुनाव की बात हो रही है, वहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया विपक्ष को लेके। हम ये जानना चाहते हैं कि वो बयान कहां तक सही है, क्या दिग्गजों को ऐसे बयान देना शोभा देता है? सवाल मुझसे कर रहे हैं आप? जी यश जी, बताइए। देखिए, मैं शुरुआत में कह चुका कि जिस तरीके से हमने रामायण में पढ़ा है, देखा है, सुना है, जी। जितने चित्रण सब चीजें हुई है, अब ये तो बनावटी प्रभु राम को ले आए मेरठ से, जो एक नाट्य कलाकार थे, लेकिन असल में तो ये सब रावण रूपी है ना, जो भगवा पहन करके धर्म की आड़ में धर्मार्थ करने की बातें कर करके लेकिन लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। इनके उप मुख्यमंत्री लगातार स्वास्थ्य केंद्रों में छापा मारते हैं, कमियां निकलती हैं, लेकिन वो कमियां दूर नहीं होती हैं। तो ये दिख रहा है धरातल पे, ना किसी व्यवस्था पे काम हो रहा है, केवल गुमराह करने वाली बात हो रही है। हरियाणा में भी योगी आदित्यनाथ जी गए तो अपनी उपलब्धियां बताते, बेहतर परिणाम देते तो अच्छा था, लेकिन वो अपने आप को स्वयं को रावण रूप में दिखा रहे हैं, क्योंकि बच्चे तो राम और लक्ष्मण के रूप में दिख ही रहे थे। जी। बच्चा रावण तो उस किरदार को योगी आदित्यनाथ जी निभा रहे थे वहां पे, और जनता से पूछ रहे थे। ठीक है। तो ये जो दोहरा चरित्र और दोहरे मापदंड भारतीय जनता पार्टी लेके चलती है, ये जनता देख रही है,
लोकसभा चुनाव में जनता ने दिखाया किस तरीके से संविधान खतरे में डाला हुआ है इन लोगों ने, आरक्षण खत्म करने का काम किया है, लोगों के मूल अधिकारों से उनको वंचित रखने का काम किया है। जनता उसी का परिणाम दे रही है कि लगातार जो ग्राफ, जो पहले भारतीय जनता पार्टी ऊंचाइयों में थी, अब लगातार नीचे आ रही है। इसीलिए इनको अपने मुख्यमंत्री बदलने पड़ते हैं, चाहे वो उत्तराखंड हो, गुजरात हो, चाहे वो हरियाणा हो, जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हैं। अब ये लगातार अपने मुख्यमंत्री बदल रहे हैं क्योंकि उनकी उपलब्धियां कुछ नहीं होती। अब लोगों को नए नए चीजों को ला करके केवल और केवल गुमराह करने का काम हो रहा है देश भर में। ठीक है, हम रतेश जी आप अपनी बात का जवाब दीजिएगा। पहले आदित्य जी के भी रतेश प्रश्न थे और सपा ठीक प्रवक्ता है, के हम भी मैंने रतेश नोट जी किए। से एक सवाल पूछना चाहेंगे आदित्य जी से। आदित्य जी, कांग्रेस नेता ने ये बयान दिया है कि अगर योगी आदित्यनाथ को जिंदा रहना है तो ब्राह्मणों को खत्म करना होगा। अभी हमने वो बाइट सुनाई, क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जब से योगी राज आया, लगातार ब्राह्मणों के ऊपर कहीं एनकाउंटर तो कहीं ब्राह्मणों के ऊपर आपने देखा होगा सुल्तानपुर में 3 ब्राह्मणों को एक साथ मार दिया गया, रायबरेली में जिंदा कार में जला दिया गया था। ऐसे तमाम मामले पूरे उत्तर प्रदेश के हर गली चौबारों से निकल के आए। बस्ती में एक छात्र नेता का दिन दहाड़े मर्डर कर दिया गया, आज वो मर्डर करने वाले बाहर घूम रहे हैं। ऐसे ही पूरे प्रदेश में एक माहौल बनाया गया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, 2-4 ब्राह्मण नेताओं को तोड़ा दूसरी पार्टी से, जैसे मनोज पांडे जी समाजवादी पार्टी से, जितिन प्रसाद जी कांग्रेस से, और उसके बाद अपने आप को फिर से ब्राह्मण का चेहरा बताने लगे। लेकिन जिस तरह से आज ब्राह्मण हो या दलित हो या आदिवासी हो, सबके ऊपर इन्होंने दुराचार किया। ठीक है आदित्य जी, कोई वर्ग ऐसा नहीं बचा। एक खुले मंच से ये बयान देना कि अगर आदित्यनाथ को जिंदा रहना है तो ब्राह्मणों को मरवा दो, ये लाइन कहां तक सही है कांग्रेस नेता का? देखिए, ये लाइन मैंने सुनी नहीं अभी ना, आपके बाइट में मैं सुन पाया था। अगर बोला है तो फिर हम चाहेंगे उसका क्लियरेंस मुझे जब मिलेगा एक तभी बार सुरजेवाला जी का बयान सुना दिया जाए। हम सुनाते हैं आपको। बाबा साहब ने हमें बहुत अच्छे से सिखाया है वोट देने का अधिकार हम सबको। एक तरफ अयोध्या धाम में प्रभु राम का विराजमान होना, दूसरा रोम की संस्कृति में पले बढ़े वे लोग, वे बदनसीब जो दुर्भाग्य से अपने को एक्सीडेंटल हिंदू कहते हैं, वे कैसे इसको बर्दाश्त कर पाएंगे? वे कहते हैं कि अयोध्या में जब रामलला का मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तो वहां पे नाच गाना चल रहा था। अरे जिंदगी भर तो यही तुम्हारा खानदान करता रहा। सच्ची ये है कि आज की भाजपा के बारे में 2 लाइन सही हैं। कोई ऐसा सगा नहीं जिसे बीजेपी ने ठगा दिया। क्या हुआ पूरे उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण नेतृत्व को? कहां गया बीजेपी का पूरा उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण नेतृत्व? एक एक व्यक्ति से जाकर पूछ लीजिए, कानपुर पूछिए, बनारस पूछिए, लखनऊ पूछिए, मेरठ पूछिए, एक एक व्यक्ति को चुन चुनकर आदित्यनाथ ने मारा। एक एक व्यक्ति को चुन चुनकर चिन्हित करके पंडित जी बीजेपी के लोगों ने नकारा है। एक एक व्यक्ति को चुन चुनकर उनके नेतृत्व को समाप्त किया है, क्योंकि सब जानते हैं कि नेतृत्व इस देश का सबसे बड़े प्रांत से आता है और वो उत्तर प्रदेश है। इसलिए अगर आदित्यनाथ को जिंदा रखना है तो ब्राह्मण समाज को मारना पड़ेगा। तो ये सुना आपने आदित्य जी, जो कांग्रेस नेता का कहना है कि अगर आदित्यनाथ को जिंदा रहना है तो ब्राह्मण समाज को मारना होगा। सुनिए आपने ये लाइनें, क्या कह रहे हैं इसके बारे में? जी देखिए, ये बयान उनका एक तो निजी है, ऊपर से उन्होंने ये कहा ब्राह्मण समाज को मारना होगा, मतलब दबाने की बात यहाँ पे हो रही है। जरूरी नहीं कि शब्दों में जो बातें हो वो फ्लो में बोलने में निकल गया होगा, लेकिन ब्राह्मण समाज पे जिस तरह से दुराचार अत्याचार योगी राज में हुआ, उसी की व्याख्यान वो कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को ऐसा लगता है। अभी मैं आपको एक गोरखपुर की घटना बताता हूँ। कई सरकार में मंत्री रहे हरिशंकर तिवारी जी, उनकी एक देहो उपरांत उनका जो है एक मूर्ति लगना था।
उसके बाद जबरन वहां के एसपी को ऊपर से आदेश आता है और उनकी मूर्ति को वहां पे लगने नहीं दिया जाता है। तो ऐसा निजी जिसको मुख्यमंत्री जी लेते हैं, अपने निजी अहम को लाते हैं सामने, और ब्राह्मण शिरोमणि जिनको कहा जाता है हरिशंकर तिवारी जी को, उनकी प्रतिमा नहीं लगने देते हैं। तो इस तरह से ब्राह्मणों को कई बार पूरे उत्तर प्रदेश में अपमानित करने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया। ठीक है। उत्तर प्रदेश में अगर आप एनकाउंटर की लिस्ट निकालेंगे, मेरे पास है डाटा, 67 मुसलमानों का, उसके बाद 20 ब्राह्मणों का एनकाउंटर हुआ है, सबसे ज्यादा। ठीक है आदित्य जी, अब हम चाहेंगे रत्नेश जी से आप दोनों प्रवक्ता के सवालों का जवाब दीजिए। देखिए, हमारे आदित्य भाई ने, हमारे पुराने साथी हैं, हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं उनसे, आदित्य त्रिपाठी जी से जी। तो आदित्य जी ने जो कहा कि 10 साल के आप कार्य बताते, तो मैं बता रहा हूँ, मनोहर लाल खट्टर जी जो 10 साल मुख्यमंत्री रहे, उसके कार्यकाल में 98,000 सरकारी एवं 12.60 लाख निजी क्षेत्र में नौकरियां दी गई। ये डेटा है हरियाणा सरकार की ऑफिशियल साइट पे, जाके पढ़ लीजिएगा। प्रदेश में 1.60 लाख नए उद्योग स्थापित किए गए तथा 650 हर हित स्टोर खोले गए हैं और 24,000 से ज़्यादा सरकारी नौकरियों के परिणाम आचार संहिता के कारण रुके हुए हैं। जैसे ही चुनाव होगा वो आएंगे। अब मैं आ जाता हूं, जो हमारे कांग्रेस के मित्र ने कहा कि रावण के समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हुए, तो बिल्कुल सही है। जो वाड्रा और हुड्डा का भ्रष्टाचार रूपी रावण था और जो गढ़ था रावण का, उसके सामने हरियाणा की जनता हाथ जोड़कर ही खड़ी हुई थी, निरीह महसूस कर रही थी खुद को। दूसरी बात जो हमारे साथी ने कही, प्रवक्ता कांग्रेस ने, कि आदरणीय तिवारी जी, हरिशंकर तिवारी जी की प्रतिमा को गिरा दिया गया, तो उनके गांव में वो प्रतिमा स्थापित होने की और उनके गांव के लोगों ने ही इस बात की शिकायत की थी प्रशासन को। उनकी शिकायत के उपरांत ही उसको हटाया गया था। योगी जी का उसमें कोई व्यक्तिगत हित नहीं था। दूसरा जो इन्होंने कहा कि तमाम रायबरेली में ब्राह्मणों को क्या कहते हैं, जला दिया गया था। तो मित्र, रायबरेली में जब ब्राह्मणों को मारा गया था, उस समय नाम आया था स्वामी प्रसाद मौर्य का, और स्वामी प्रसाद मौर्य 5 साल से ज़्यादा वर्षों तक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रहे और समाजवादी पार्टी ने उनको MLC तक बनाया था। तो बताइए, आपके गठबंधन के लोग हैं, क्या क्या करते हैं। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी के जो हमारे मित्र ने मेरे ऊपर जो व्यक्तिगत टिप्पणियां की, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, मैं आ जाता हूँ, मैं वही तो कर रहा हूँ, उसका मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मैं अपनी योग्यता से आया हूँ, मुझे इसका कोई प्रभाव नहीं। लेकिन एसपी नेता नवाब सिंह यादव का DNA मैच हो गया। आज मोहित खान के ड्राइवर राजू खान का भी DNA मैच हो गया। वीरेंद्र बहादुर पाल की जांच चल रही है। तो जो बलात्कारवादी पार्टी के लोगों का बलात्कार में लगातार DNA मैच हो रहा है, इस पर भी प्रदेश की जनता पूछना चाहती है कि हर बलात्कारी समाजवादी क्यों होता है और हर बलात्कारी। और सुन लीजिए, इन्होंने जो कहा कि समाजवाद, और समाजवाद का समाजवादी पार्टी से कोई लेना देना नहीं। इनके समाजवाद का मतलब समझते हैं? राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद सांसद, राष्ट्रीय अध्यक्ष की पत्नी सांसद, राष्ट्रीय अध्यक्ष के चाचा सांसद, राष्ट्रीय अध्यक्ष के चाचा का लड़का सांसद, राष्ट्रीय अध्यक्ष के दादा का नाती सांसद, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चाचा विधायक। अब आ जाते हैं ये जो कहते हैं हमारे ऊपर आरोप। अरे भाई, मोहन सिंह यादव को हमने मुख्यमंत्री बनाया, भूपेंद्र यादव को केंद्र में हमने मंत्री बनाया, रामनाथ कोविंद जी को हमने राष्ट्रपति बनाया, द्रौपदी मुर्मू जी को हमने राष्ट्रपति बनाया। और तो और छोड़ दीजिए, जिस मुस्लिम समाज ने समाजवादी पार्टी को झोरा भर भर वोट दिया, आज तक समाजवादी पार्टी ने उस मुस्लिम समाज को एक भी सीएम या डिप्टी सीएम नहीं दिया। ये है इनका पीडीए। इनके पीडीए का मतलब समझते हैं? मैडम मैं भी कंप्लीट कर लूं, मैंने दोनों को सुना है, 2 लोगों का जवाब मुझे देना, मैं अकेले दो रहा हूं। ठीक है, अब आ जाते हैं कि ये लोग जो हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि आरक्षण खत्म कर देंगे हम। अर्चना जी, इस देश में आजादी के उपरांत केवल 2 जगहों से आरक्षण खत्म हुआ है, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। और दोनों बार केंद्र में सरकार कांग्रेस पार्टी की थी, जिसके साथ आज समाजवादी पार्टी गठबंधन में है। तो ये उस पार्टी के साथ गठबंधन में है जिन्होंने SC/ST के रिजर्वेशन को 2 केंद्रीय विश्वविद्यालयों से समाप्त किया, जो माइनॉरिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी उनसे समाप्त किया। ये किस मुंह से बोलते हैं हमारे ऊपर आरक्षण को हटाने का आरोप लगाने वाले? अरे, भारतीय जनता पार्टी ने आरक्षण के परिप्रेक्ष्य को और समृद्ध किया। हमने तो आरक्षण में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए उन वर्गों को भी शामिल किया EWS के तहत, जिनकी स्थिति खराब थी, जो शोषित और वंचित थे। हमने उन सवर्ण वर्गों को भी लाके इसमें शामिल किया। और आज मैं कह सकता हूं कि वो प्रत्येक सवर्ण जिसके पास जमीन नहीं है, वो भूमिहीन है, वो भूमिहीन है,
वो आज जब EWH का आरक्षण उसके बेटे को मिलता है तो माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करता है। हम किसी तरह जातिगत और परिवारवादी राजनीति नहीं करते। और जो मेरे ऊपर जो बोला था तो मैंने उसका जवाब दिया था और एक बार फिर दे रहा हूं यश भारतीय जी, मैं ना तो किसी पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा हूं, ना मैं किसी पूर्व कैबिनेट मंत्री का भतीजा हूं, ना मैं किसी पूर्व प्रधानमंत्री का बेटा हूं, ना मैं किसी पूर्व प्रधानमंत्री का नाती हूं, ना मैं किसी पूर्व प्रधानमंत्री का पनाती हूं। फिर भी यहाँ पर अपनी योग्यता के दम पर यहाँ बैठकर मैं अपनी बात रख रहा हूँ। तो जिन चीजों पर मैं योग्य हूँ इसलिए यहाँ हूँ, मैं योग्य हूँ इसलिए यहाँ हूँ। और रही आपको प्रवक्ता पद की चिंता, तो यश भारतीय जी मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं आज भी किसी भी पद पर ना होते हुए राष्ट्रीय पार्टी का नेतृत्व आप क्षेत्रीय दल का कर रहे हैं, उस क्षेत्रीय दल का जिसकी लोकसभा में इतनी भी संख्या नहीं है कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन का पद पा सके और विधानसभा में इतनी भी संख्या नहीं है कि वो सरकार बना सके। तो बंधु व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए, अन्यथा सारी पोल खुल जाएगी। आपके पास तार्किक जवाब हो दीजिएगा, सुनूंगा और स्वागत के साथ सुनूंगा। पर्सनल टिप्पणियां यहाँ पे नहीं होंगी। मैंने तो उन पे कुछ बोला ही नहीं। यश भारती जी बताइए क्या कहना है। पहली बात तो देखिए, आप रोकने में नाकामयाब रही, लगातार ये पर्सनल बातें करते ही रहे और आखिरी तक ये कहते रहे मैं पर्सनल कुछ कह ही नहीं रहा। अपने आप को योग्यवान बता रहे हैं, अपनी योग्यता का पैमाना बता रहे हैं। यश भारती जी, यश भारती जी आपने जो रत्नेश जी से सवाल किया था ये उनकी बातों का जवाब दे रहे थे, आपने पहले उन पे पर्सनल टिप्पणी की है, इन्होंने आपको उन्हीं बातों का जवाब दिया है। अब इस डिबेट में पर्सनल टिप्पणी कोई किसी के ऊपर नहीं करेगा। मुद्दे पे आइए। किसने करी थी? अपने पारिवारिक रूप परिवार को कौन लेके आया था? मुद्दे पे आइए यश भारती जी। मुद्दे पे आइए। कितनी विधानसभा सीट दे रही है आपको हरियाणा में कांग्रेस? भूपेंद्र हुड्डा ने कहा ना यहाँ सपा उपा का कोई मतलब नहीं, इस पे क्या कहेंगे? आपको तो वो मध्य प्रदेश में भी बेइज्जत करते हैं, हरियाणा में भी बेइज्जत करते हैं, और अभी आपके यहाँ उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में टंटा मचा हुआ है। मैं तो यहाँ तक सुन रहा हूँ मीडिया रिपोर्ट्स में कि 2 लड़कों की जोड़ी अलग होने वाली है, वो आपसे 5 मांग रहे हैं, आप एक भी देने को तैयार नहीं है। निकालिए रत्नेश कब जी देंगे और यश उनको? भारती जी, राहुल भैया को दे रहे हैं, वैसे ही छोड़ देंगे इसका। कमेंट्स ना करिए। हम आदित्य से जानना चाहेंगे क्या कहना है कांग्रेस प्रवक्ता का। जी बताइए आदित्य जी। नहीं, आप रोक नहीं पाए, मेरा समय पहले भी गया, अभी भी गया, लगातार ये बीच में बोले, अनुशासनहीनता करते रहे, जो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है वो चरित्र का ये प्रमाण। बलात्कारीवादी पार्टी के नेता मुझे डिसिप्लिन सिखाएंगे। बलात्कारिवादी जिसके 3 नेताओं पे बलात्कार के आरोप हों, जिसके नगर अध्यक्ष के ऊपर बलात्कार का आरोप सिद्ध होता है, जिसके मुख्यमंत्री की पत्नी पर, राष्ट्रीय अध्यक्ष की पत्नी बलात्कार के आरोप पे डीएनए मैच होता है, वो लोग मुझे डिसिप्लिन सिखा रहे हैं। अरे डिसिप्लिन किसी और को सिखाइएगा, हम संघ के वर्कर हैं, हमसे अच्छा डिसिप्लिन किसी के हाथों में नहीं होता। ठीक है, आपके पास तर्क है तो जवाब दीजिए, वरना व्यक्तिगत टिप्पणी करते रहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। रत्नेश जी, मैडम आप नहीं रोक सकते ऐसे जिनको इनकी पार्टी ने प्रवक्ता नहीं बनाया, आपने जबरदस्ती प्रवक्ता बना के बैठाएंगे। प्रवक्ता बनके क्या, आप प्रवक्ता बनके क्या कर पा रहे हैं भैया? आपकी पार्टी 3 बार से विधानसभा के चुनाव हार रही है, 17 हार गए, 22 हार गए, 17 हार गए, 22 हार गए, अब और कितना हारोगे भाई? और कितना हारोगे भाई? रत्नेश जी, तुमको मध्य प्रदेश में रत्नेश जी आपको माइक बंद करना पड़ेगा, हरियाणा में रत्नेश जी आपको माइक बंद कराना पड़ेगा हमें, अगर आपने नहीं मैडम ये बोलेंगे। मैं तो अभी बारी कर रहा हूँ, मैं तो पूछ रहा हूँ हरियाणा में इनके क्या अस्तित्व है? रत्नेश जी अभी बारी आदित्य प्रसाद की है, कांग्रेस प्रवक्ता की, हमें आपको माइक बंद कराना पड़ेगा क्योंकि हमने बार-बार आपसे बोला जा रहा है, बीच में नहीं बोलेंगे आप। मैडम आदित्य जी बोल रहे हैं, मैं तो कुछ बोल भी नहीं, और आदित्य जी को सुन रहा हूँ क्योंकि वो मुझे सुन रहे हैं। रत्नेश जी उन्होंने कोई आप व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की, मैंने भी उनके ऊपर नहीं की। ठीक है, अगर व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे तो जवाब दूंगा। मैं योगी बाबा का शिष्य हूँ, जिस भाषा में समझोगे उसी भाषा में समझाऊंगा। आदित्य जी आप अपनी बात रखिए। मेरे जवाब का क्या हुआ? क्या मुझे डिबेट छोड़नी है? कहना चाहूंगा अगर आप मेरे समय पे मुझे बोलने देने का हक नहीं दिला ठीक है, सकते तो फिर चर्चा का कोई मतलब नहीं है। आदित्य जी अपनी बात कर ले, उसके बाद आपका ही नंबर आएगा। नहीं तो मेरे समय पे कैसे कोई व्यक्ति बोल सकता है?
आप अनुशासित लोगों को बुलाइए और चर्चा ठीक को है। अच्छा करवाइए। रतेश जी, इस बेवजह बात का बीच में ध्यान बोल रखिए, बोल करके आपको अपने कई आप को बार बड़ा बोला नायक गया है। बताना चाह रहे हैं। ठीक है। योगी जी का चेला बता रहे, यही तो योगी जी का चरित्र है। यश जी, रत्नेश जी, अब आप लोग अपनी बारी में ही बोलेंगे। अभी मैडम, आदित्य मेरी प्रसाद बारी की का बारी क्या है। हुआ? मेरी आदित्य बारी जी, का आप अपनी बात मैं तो रखिए। आपसे सवाल जवाब करूंगा। दे दूंगा। अर्चना जी, लगातार मैं कह रहा हूं, जिनके घर शीशे के होते हैं उनको दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं मारना चाहिए। अभी रत्नेश भाई ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं, मतलब समाजवादी को बलात्कारी वादी पार्टी। अभी इन्हीं के एक विधायक जिसने अपनी गाड़ी में एक लड़की का बलात्कार किया, मणिरत्न जी, कर्नाटका से विधायक है, शायद पता कर ले, अभी एक परसों का मामला। तो इस तरह से किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए जब आपके यहाँ खुद कुलदीप सेंगर जैसे लोग, ब्रिजभूषण शरण सिंह जैसे लोग और मणिरत्न जैसे लोग हो। और रही बात हरियाणा चुनाव की चल रही है, तो वहां पे मुद्दे बहुत सारे हैं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी पीठ थपथपा रही है कि 10 साल में हमने ये कर दिया, वो कर दिया, उद्योग गिरा दिए। आप बताइए, क्या ऐसा आवश्यकता पड़ा था कि जब किसान दिल्ली जाना चाह रहा था अपनी बात को रखने के लिए, तो नूह हरियाणा में उनको रोककर सड़क पर कंक्रीट बिछा दी गई। पूरे देश ने देखा, सड़क पर सरिया बिछा दिया गया, लाठियां चली, गोलियां चली, डंडे चले, किसानों को अपनी बात तक नहीं रखने दी गई। आप बताइए, वो 700 किसानों की शहादत को क्या कहेंगे जब लगातार भारतीय जनता पार्टी की सांसद उनको बलात्कारी बताती हैं। वो भारतीय जनता पार्टी की सांसद कभी किसानों को कहती है हम कृषि बिल वापस लाएंगे, इनके एमएलए कहते हैं हम कृषि बिल वापस लाना चाहते हैं। तो इनके पास तो अभी क्लियर ही नहीं है कि ये करना क्या चाहते हैं हरियाणा के लिए। हरियाणा के युवाओं के साथ खिलवाड़ किया अग्निवीर योजना लाकर, हरियाणा के किसानों को उनका हक ना देकर, उनको लाठियां गोलियां चलाकर उनको बेइज्जत करने का काम किया। जिस तरह से पूरे देश में महिला के ऊपर अराजकता बढ़ता जा रहा है, चाहे वो जो प्रदेश हो, चाहे वो कोई पार्टी के नेता हो, आप कड़ा कानून लाइए, आप उनको बंद कीजिए, जेल में डालिए। आपके खुद नेता सम्मिलित होते हैं, चाहे वो बीएचयू की घटना हो, हाथरस की घटना हो, कुलदीप सेंगर का कांड हो। अभी हाल ही में एक विधायक, सोचिए, जो मुख्यमंत्री के साथ फोटो कभी खिंचाता, कभी आप अमित शाह जी के साथ दिखाई देता है मंचों पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंचों पर दिखाई देता है, वो विधानसभा के समक्ष अपनी गाड़ी में बलात्कार करता है। शर्म आती है ऐसे लोग जब दूसरे पार्टी को कुछ कहते हैं। ठीक है। पहलवानों को किस तरह सड़कों पे घसीटा गया। अभी मैं बताऊं, हरियाणा के खेल के बजट को कम करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जो कि देश में सबसे ज्यादा मेडल अगर कहीं आता है तो हरियाणा से आता है। आप बताइए, गुजरात से कितने मेडल आ जाते हैं। आपने सबसे ज्यादा बजट अगर उत्तर प्रदेश के बाद कहीं का रखा है तो गुजरात का रखा है। तो इस तरह से किसी प्रदेश को इग्नोर करना, वहां के मुद्दों को इग्नोर करना, 10 साल से डबल इंजन की सरकार चलाते हुए उसके बाद भी हरियाणा को इग्नोर करना, ये भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ेगा। और निश्चित तौर पे इस बार कांग्रेस आ रही है, लोगों को ने वहां पे कांग्रेस की तरफ निगाह उठाकर देख ली और मन बना लिया है कि इस बार कांग्रेस की सरकार लाएंगे। ठीक है, यश भारती जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप अपनी बात रख लीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र बड़ा स्पष्ट है जी। भारतीय जनता पार्टी जेजेपी के अलग अलग दोनों लोग चुनाव लड़े। जेजेपी ने कोसा भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी ने कोसा जेजेपी को। लेकिन जब सत्ता में आना था तो जेजेपी को उप मुख्यमंत्री पद दे दिया, उनके पिताजी को जेल से बाहर निकाल दिया। ये चरित्र है इनका, किस तरीके से भ्रष्टाचारियों को और सब चीजों की बात ये करते हैं। बलात्कारियों की बात करते हैं तो बाबा राम रहीम एक बड़ा उदाहरण है। जब जब भारतीय जनता पार्टी को आवश्यकता पड़ती है चुनाव में, उनका स्टार प्रचारक के रूप में बाबा राम रहीम बाहर आ जाते हैं। यही बाबाओं की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जो बाबा राम रहीम है। और वही चरित्र से भरे हुए लोग हैं, चाहे वो चिन्मयानंद हो, कुलदीप सेंगर हो, और हरियाणा की बेटियां जब दिल्ली पे धरने पे बैठी थी, जिन्होंने देश का नाम रोशन किया पूरी दुनिया के अंदर, वो रेस्टलर्स लगातार आरोप लगाती रही कि भारतीय जनता पार्टी का सांसद हमारे साथ छेड़छाड़ करता है, हमारे साथ अभद्रता करता है। और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता अमित शाह, केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, उन्हीं की दिल्ली पुलिस ये प्रमाण देती है कि हाँ, बच्चियों के साथ छेड़छाड़ हुई, यानी छेड़छाड़ ब्रजभूषण शरण ने की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बेशर्मी के साथ ब्रजभूषण शरण सिंह का बचाव करती है। बचाव तक यहाँ इस हद तक करती है कि उनके परिवार में उनके बेटे को टिकट भी देती है और संसद भेजने का काम करवाती है।
तो इतने चरित्रवान मूल्यवान भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं कि अगर हम बातें करेंगे तो बातें खत्म नहीं होंगी। बात ये हो रही है कि जब ये सत्ता में आते तब क्या होता है। जी सत्ता के 2 महीने पहले आने से पहले जेजेपी से गठबंधन तोड़ दिया, वही नाटक फिर शुरू। जेजेपी अपना वोट मांगेगी, ये अपना वोट मांगेंगे और फिर मिलजुल करके महाराष्ट्र जैसे सरकार बनाने का काम करेंगे। ठीक है। जब ये राजनीतिक अछूत थे, जब जी। भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई सहयोगी बनने को तैयार नहीं था, शिवसेना इनके साथ खड़ी हुई थी। जी। वो शिवसेना जब इनका साथ निभाती है, आज भारतीय जनता पार्टी ने उस शिवसेना को तोड़ने का काम किया, उनके नेताओं को तोड़ने का काम किया। जो प्रेम शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बने, वो कभी शिवसेना के हुआ करते थे, आज पूरी शिवसेना तोड़ दी। चिराग पासवान जो मोदी जी को अपना अनुमान बनाते थे, और उस चिराग पासवान जी को चाचा भतीजे में लड़ाई करवा दी। पूरे देश भर में ऐसे उदाहरण है कि इन्होंने केवल लड़ाई लड़ाने का काम किया है, आपस में मिलाने का कोई काम नहीं किया। और यहाँ बैठ करके भी भारतीय जनता पार्टी के नेता केवल लड़ाने और लड़ने की बातें कर सकते हैं, मिलने और मिलाने की बातें नहीं कर सकते, जुड़ने और जोड़ने की बातें नहीं कर सकते, केवल टूटने और तोड़ने की बातें कर सकते हैं। यही इनकी नीति और यही इनकी रीति है। झोला उठा के मोदी जी चले जाने की बात करते हैं, लेकिन बांग्लादेश से वो झोला उठा के चली आई, उनका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन बाकी सब बांग्लादेशियों का क्या होगा। हमारे आसपास के जो देश हैं, जो हमारे मित्र देश हुआ करते थे, आज वो हमारे साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार करते हैं। चाहे वो हिंदू राष्ट्र वाला नेपाल क्यों ना हो, चाहे अन्य देश क्यों ना हो, ये सब भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति का हिस्सा है। इन्हीं के कारनामे हैं जो लगातार दिख रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में भी यही हो रहा है। कल भारतीय जनता पार्टी के पार्षद भोपाल राजधानी में सड़क पे पिटा है, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने पे पिटा है, उनको प्रताड़ित करने पे पिटा है। और हरियाणा में भी हर गली मोहल्ले में भारतीय जनता पार्टी जहां जहां प्रचार करने जा रही है, वहां जनता इनको भगाने का काम कर रही है, इनकी बातें सुनने का काम नहीं कर रही है। तो ये दिखता है कि इनकी नीति रीति से कोई खुश नहीं है, चेहरों पे खुशहाली नहीं है। लगातार आत्महत्या के आप दर देखेंगे, जो आंकड़े देखेंगे वो बड़े हैं, चाहे वो किसानों के हों, नौजवानों के हों, महिलाओं के हों, पुरुष के हों, हर वर्ग आज केवल परेशान होकर आत्महत्या कर रहा है। इनकी गलत नीति, इनके वातावरण, दूषित वातावरण के कारण और त्राही त्राही मची हुई है, और ये केवल अपनी झूठी पीठ थपथपाने का काम कर रहे हैं, अपनी मुंह से वाहवाही करने का काम कर रहे हैं। जी ठीक है रत्नेश जी, बात हो रही है हरियाणा चुनाव की, तो बात आएगी तो ये बताइए कि भाजपा कहीं ना कहीं तो हरियाणा में फेल है, क्योंकि हरियाणा की जनता नाराज, वहां की जो खिलाड़ी है वो नाराज, किसान नाराज, वहां का तो युवा नाराज है भाजपा से। और ये चीज भाजपा को भी पता है कि हरियाणा की जनता इस वक्त भाजपा से बहुत नाराज है। देखिए, आपने कहा हरियाणा की खिलाड़ी नाराज नहीं, हरियाणा की खिलाड़ी नहीं, हरियाणा की कांग्रेस की प्रत्याशी नाराज। कांग्रेस के प्रत्याशी वो बाद में बनी है। मैं वही तो कह रहा हूं। अरे भाई, कांग्रेस की प्रत्याशी वो बाद में बनी है। अर्चना जी खिलाड़ी नाराज वर्तमान में है ना कांग्रेस की प्रत्याशी, तो आप खिलाड़ी नाराज है ये बोलिए। नहीं, मैं अरे भाई, उन्हीं के सगे ताऊ की बेटी है, वो नहीं लड़ रही चुनाव, वो उनका विरोध करती है, जिनके घर में जिनका समर्थन। नाराज तो पूरे हरियाणा की जनता है भाजपा से। जी, युवा नाराज है, किसान नाराज है, खिलाड़ी नाराज है। इसका निर्णय चुनाव के उपरांत होगा, जब हम चुनाव जीतकर और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, क्योंकि ये विपक्षी दलों का केवल एक कोरा बनाया हुआ दिग्भ्रम है जिसको ये लोग प्रेजेंट करते हैं। उत्तर प्रदेश में इन्होंने एक चीज चलाई, आरक्षण और संविधान संशोधन। दुर्भाग्य से वो चल गया, लेकिन हरियाणा में ये सब नहीं चलने वाला है। ठीक, क्योंकि मैंने इनके आरक्षण के मुद्दे को अभी आपके चैनल पे डिस्क्लोज कर दिया है कि कहां पे कब आरक्षण खत्म हुआ। ठीक, अब आ जाते हैं दूसरी बात जो इन्होंने कही कि तमाम सारे, देखिए बाबा राम रहीम से अगर कांग्रेस और सपा को इतनी दिक्कत है तो कोर्ट उनको पैरोल देता है और कोर्ट उनको फरलो पर छोड़ता है। तो आप कोर्ट जाइए, कोर्ट के आगे चले जाइए सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि कोर्ट के निर्णयों में तो कार्यपालिका इंटरवीन नहीं कर सकती। ये हमारे संविधान का अनुच्छेद 50 साफ तौर पर कहता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका में की शक्तियों में स्पष्ट विभाजन है, वहां कार्यपालिका न्यायपालिका के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो हम संविधान सम्मत बात कर रहे हैं, हम वहाँ हस्तक्षेप करने नहीं जाएंगे। अगर आपको लगता है तो आप कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, उनको जेल भिजवाइए। अब आ जाते हैं जो इनके पार्टी के सुरजेवाला जी ने कहा। सुरजेवाला जी वही व्यक्ति हैं जिन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव में कहा था कि जो भाजपा को वोट देते हैं वो लोग राक्षस हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स की तुलना राक्षस से की थी, और फिर यही कांग्रेस के लोग कहते हैं कि ब्राह्मण ही सबसे बड़ा वोट बैंक है भाजपा का। आज वही रणदीप सुरजेवाला ब्राह्मणों का नाम ले लेके रो रहे हैं।
तो ये जरा जो कॉकटेल बना रखा है कांग्रेस वालों ने, ये समझ पे नहीं आता है। अब आ जाते हैं समाजवादी पार्टी के, जो हमारे मित्र ने कहा, तो भैया आप जिन जिन का नाम बता रहे हैं, इन्होंने वीएचयू के मामले में वो जेल गए, उनके ऊपर मुकदमा लिखा गया, उनको माननीय उच्च न्यायालय ने अपने विवेक का प्रयोग करते हुए जमानत दी है उसमें और न्यायालय सरकार के कहने से नहीं चलता, क्योंकि अगर वही न्यायालय अरविंद केजरीवाल को जमानत देता है देन कोर्ट इज गुड, लेकिन अगर वो किसी और को देता है तो कोर्ट इज बैड। ये वाला फार्मूला मत चलाइए, ये वाला नैरेटिव मत चलाइए। जवाब देना चाहूंगा। कोर्ट किसी को जाति और धर्म देखकर जमानत नहीं देता, वो एविडेंसेस के आधार पर जमानत देता है। तीसरी बात, तीसरा एक और बिंदु, मैं एक चीज बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि हम उस कांग्रेस से बहुत अच्छे हैं जो पीडीपी के साथ जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ रही है, जिसके मैनिफेस्टो को लेकर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री फवाद चौधरी का बयान आता है कि अगर पीडीपी और कांग्रेस सत्ता में आई तो पाकिस्तान की मुफीद सरकार होगी। तो अगर आप विदेशी शत्रु राष्ट्र का रक्षा मंत्री किस पार्टी के पक्ष में बयान देता है, यह स्पष्ट होता है। दूसरा एक बिंदु और, इन्हीं की सरकार में यहीं मुंबई में बैठकर धर्मांतरण का धंधा चलाने वाला जाकिर नाइक, आज उसको हमारी सरकार ने टेररिस्ट घोषित किया और आज वो भारत से भागता हुआ फिर रहा है। वो विदेशों में बैठकर कहता है कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाएगी मैं फिर जाऊंगा भारत और इंशाअल्लाह फिर मैं हजारों हिंदुओं को मुस्लिम बनाऊंगा। तो धर्मांतरण का साला धंधा चलाने वाले लोग हमें ना बताए। और सीधी सी एक बात और मैं फिर कह रहा हूं, राहुल गांधी जी संभल जाइए, नहीं तो मेरा एक छोटा सा 10 सेकंड राहुल गांधी जी आप नेता प्रतिपक्ष जैसे संवैधानिक मुद्दे पर हैं, उस पद की गरिमा बनाइए, उलूल जुलूल बयान मत दीजिए, संवेदनहीन बयान मत दीजिए, आप अपने बारे में मत सोचिए, पद के बारे में सोचिए। छोटा सा जवाब आप दे दीजिए आदित्य जी, आप अपनी बात छोटी सी रख लीजिए। देखिए अर्चना जी, अभी रत्नेश भाई फिर से कह रहे थे, पर इन्होंने अभी जो हाल ही में कर्नाटका के एक जो विधायक फंसे हैं उस पर कुछ नहीं बोला। चलिए छोड़िए, उसको छोड़ते हैं। आपकी सरकार है, आप मुकदमा दर्ज कराइए। आदित्य जी को बोलने दीजिए, कांग्रेस की सरकार है, आदित्य जी अपनी बात रख ले। जी आदित्य जी रखिए। अर्चना जी, अभी पीडीपी के साथ जो लास्ट सरकार थी वो भारतीय जनता पार्टी की थी जी। एनसी के साथ हमारा गठबंधन है, पीडीपी के साथ सरकार आप चला चुके हो। और दूसरी बात, लगातार तमाम बातें भाई ने कही, पर बिल्किस बानो आपको याद होगी, बिल्किस बानो के रेप पीड़िता है, उसके जब रेप करने वाले छूटते हैं जेल से तो उनका स्वागत करके उनको माला पहनाकर उनको मंच पर बैठाने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग होते हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करता और उनको जेल वापस भेजने का काम करता है। तो बलात्कारी जनता पार्टी तो शायद भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि लगातार बलात्कारियों को अगर कोई प्रमोट करता है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। और रही बात हरियाणा की, तो लगातार वहां किसान, अग्निवीर, बेरोजगारी, महंगाई, जिस तरह से महंगाई से लोग त्रस्त हैं आज, भारतीय जनता पार्टी ने तब कहा था 2014 में कि मोदी जी की सरकार बनाओ यश जी एक जवाब देना चाह और हम महंगाई से आपको दूर रखेंगे, पर आज का हाल आप देख लीजिए। यश जी अपनी बात, तो आज ये जो आने वाला चुनाव है इसमें वो सब कोई जनता जवाब देगी और भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करेगी और कांग्रेस की सरकार बनाएगी। यश जी आप अपनी बात रख लीजिए, समय समाप्त हो रहा है जी। भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत ये है कि ये झूठ बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं, ये यही भूल जाते हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं क्या सच बोल रहे हैं। अब बाबा राम रहीम की बात आई, ये कह रहे हैं कि कोर्ट जाइए, कोर्ट में कौन इंटरफेयर कर रहे हैं। कोर्ट में सरकारी तो पक्ष होती है, सरकार कोई तो पक्ष रखना रहता है कोर्ट में, और अगर सरकार कोर्ट से कोई निर्णय हो रहा है जो ठीक नहीं है तो सरकार की नाकामयाबी है कि किसी को अगर जमानत मिल रही है गलत तरीके से, चाहे वो बीएचयू के बलात्कारी हो जिनको जमानत मिल गई है साक्ष्य के अभाव में, और वो मध्य प्रदेश आकर के भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रचार करते हैं, चाहे वो बाबा राम रहीम हो जिसको लगातार पैरोल मिल रही है और सरकार उस पर आपत्ति नहीं लगाती, कोर्ट पे नियंत्रण नहीं रखती एक प्रामाणिक बलात्कारी पे जिसने अपनी शिष्याओं के साथ बलात्कार किया हो, और भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करता है लगातार ये, और इस बात पे गर्व महसूस करती है भारतीय जनता पार्टी, तो ये बड़ा शर्म का विषय है कि एक प्रामाणिक बलात्कारी को जो जेल में सजा काट रहा है समय समय पे आकर के भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करता है और भारतीय जनता पार्टी उससे अपना प्रचार कराती है, अपना स्टार प्रचारक बनाती है अघोषित रूप में। दूसरी बात, इन्होंने जो पीडीपी के साथ और अन्य के साथ बात करी, तो जम्मू कश्मीर में समय समय पे सरकारें आपने चलाई,
अपनी केंद्र सरकार में मंत्री आपने समय समय पे जिन लोगों को बनाया, आज आप उन्हें आरोपी बना रहे हैं, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी हो, कोई और हो। सब जब आपके यहाँ रहे तो सब अच्छे हैं, जब आपसे बिछड़ जाए तो सब खराब है। तो ये खराबी पे नियंत्रण रखिए ना। ब्रजभूषण शरण सिंह पे क्यों कार्रवाई नहीं करी जब अमित शाह जी के नेतृत्व वाली पुलिस, दिल्ली पुलिस जो केंद्रीय गृह मंत्री के अधीन आती है, वो ये कह रही है कि छेड़छाड़ हुई है, महिला रेसलर के साथ गड़बड़ी की गई है, ठीक है, तो आप क्यों तीनों कार्रवाई नहीं का कर पा रही डिबेट भारतीय में जनता पार्टी शामिल की होने के सरकार? लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हरियाणा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे ही लोगों के बीच जुबानी जंग भी तेज होती नजर आती है। अब देखना ये है कि हरियाणा का चुनाव के रिजल्ट जब आते हैं तो क्या बिसात बिछती है और किसकी सरकार इस बार हरियाणा में बनती है। जहां एक तरफ कांग्रेस और आपको ये पूरी तरीके से भरोसा है कि हरियाणा में उन्हीं की सरकार बनेगी, तो वही भाजपा भी कहीं कम नहीं अपने आप को आंक रही है। फिलहाल प्राइम डिबेट में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें प्राइम टीवी।